See, we have understood conservative and non-conservative force, right? On the basis of work done, we divided the force into two categories, conservative and non-conservative. एक क्लोज पाथ में अगर वर्क डन जीरो होता है तो हम उसे कंजर्वेटिव कहते हैं, एंड अगर क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है तो हम उसे नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं. नाउ हाउ टू चेक वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट? सो वी हैव अ डिटर्मिनेंट मेथड टू चेक, है ना. इसके लिए इस तरह का एक डिटर्मिनेंट तैयार करते हैं जिसमें आई जे के 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं. डेल एक्स डेल वाई डेल जेड यूज़ करते हैं एंड एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड यूज़ करते हैं. सॉल्व करने पे अगर जीरो आ जाए तो कंजर्वेटिव, अगर जीरो नहीं आया ये टर्म तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है. ठीक है. वी टूक सम एग्जांपल्स आल्सो. सो आफ्टर दिस काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी में दो डिस्कशन किया है, एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर और एक मोर देन वन पार्टिकल के ऊपर. ठीक है. स्पेशली रिलेशन के लिए ये डिस्कशन है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है एक पार्टिकल के ऊपर? सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, राइट. लेकिन ये रिलेशन हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखते समय जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये एक स्केलर सम होगा, राइट. तो वो डायरेक्ट सम होकर के कुछ आएगा. लेकिन सिस्टम ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखेंगे ना तो क्या होगा? वेक्टर सम आएगा जो कि रिजल्टेंट होने वाला है. नाउ इन दोनों को लेकर के हम इस तरह का रिलेशन इसलिए नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि जब हम LHS और RHS को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा वो. ठीक है. जैसे RHS से चलना शुरू करेंगे तो p² ऑफ सिस्टम अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द सिस्टम लिख करके सॉल्व करेंगे ना तो LHS नहीं सॉल्व आ पाएगा. ठीक है. इसलिए सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m वैलिड नहीं है, नहीं यूज़ कर पाएंगे. एक सिंगल पार्टिकल पे ही केवल ये फॉर्मूला यूज़ कर पाते हैं. देन आई टॉक एग्जांपल ऑफ रिलेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. इसमें एक पॉइंट हाईलाइट किया था मैंने कि स्मॉल चेंज एंड लार्ज चेंज. ठीक है ना. तो स्मॉल चेंज के लिए हम एक डिफरेंशियल मेथड यूज़ करते हैं. जो लेस देन 10% के लिए वैलिड है. ठीक है. मतलब एज सच कोई बाउंड्री नहीं होता है, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि हम कितना मार्जिन ऑफ एरर ले पाएंगे. ठीक है. जैसे 5% के लिए ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करने पे आया था 10.25 और डिफरेंशियल मेथड से सॉल्व करने पे आया 10%. सो 10% इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10.25, राइट. लेकिन लार्ज चेंज में इस मेथड से जाएंगे तो 200% आता है और ओरिजिनल मेथड से जाते हैं तो 300% आता है, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड. अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया जा सकता है वहाँ पे. ठीक है. सो स्मॉल चेंजेस के लिए हम डिफरेंशियल मेथड यूज़ कर सकते हैं. लार्ज चेंज के लिए तो ओरिजिनल मेथड पे ही सॉल्व वर्क करेंगे. राइट. What else for kinetic energy? So kinetic energy is always a positive term. ठीक है ना. Kinetic energy is always greater than equals to 0 because of its formula. सबको पता है हाफ mv² है. तो
मास नेगेटिव लेना नहीं है, वी स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव टर्म ही आने वाला है। सो काइनेटिक एनर्जी एक हमेशा पॉजिटिव टर्म रहता है, ठीक है। ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम और सब एनर्जीज के साथ मिला करके देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से ट्रीट करना है ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटिव, क्योंकि वेलोसिटी इसमें इन्वॉल्व है और वेलोसिटी रिलेटिव होता है, सो काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव होता है, ठीक है ना। A man inside moving with 3 meter per second. So what is the kinetic energy of this man who has mass m according to A and according to B, है ना। So what is the kinetic energy according to A? So it is half into m into 3 square. But what is the kinetic energy according to B? So it is half into m into 5 square होगा ना। Velocity of this man with respect to ground is 5 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर तो अंदर चल रहा है वो, और कार भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, सो 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दिस मैन। सो अकॉर्डिंग टू आउटसाइडर ऑब्जर्वर द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विल बी अकॉर्डिंग टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके एक वर्क डन का एक क्वेश्चन है जो हम लोग थोड़ा वर्कआउट करें यहाँ पे। एंड देन we'll move ahead on potential energy. See, everyone go through this question and will try to solve by yourself also, right? A smooth track in the form of quarter circle of 6 meter, 1/4 of the circle, ठीक है, जिसका रेडियस 6 मीटर है, lies in the vertical plane. A ring of weight 4 न्यूटन, मतलब ये mg दे रखा है, move from P1 to P2 under the action of फोर्सेज F1, F2 एंड F3, और ये F1, F2, F3 क्या है वो स्पेसिफाई किया है। इट सेज F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स P2, समझने का कोशिश करो। F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स P2 एंड इज 20 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड। तो जो कॉइन है ना, रिंग, वो P2 से P1 से इस आर्क पे चल करके P2 पे पहुंच रहे, ठीक है। F1 इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2, तो जब ये शुरू में था तो डायरेक्शन इस तरह से रेड लाइन से बनाया मैंने। जब ये थोड़ा आगे आया तो फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, थोड़ा और आगे आया तो ये और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना। सो इट सेज F1 इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2, फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। व्हाट अबाउट F2? F2 इज ऑलवेज हॉरिजेंटल, ठीक है, एंड इज 30 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स? मतलब कि F2 हर पॉइंट पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, इस तरह से, ठीक है। सॉरी F2
not F3. What about F3? So F3 is always tangential. F3 is always tangential to the track, and the magnitude is given as 15 minus 10s, where s is in meter. Actually s जो है वो डिस्टेंस कवर्ड है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो ये डिस्टेंस आर्क लेंथ जो है वो s है, ठीक है. इफ़ द पार्टिकल स्पीड इज़ 4 मीटर एट P1, व्हाट इज द स्पीड एट P2? तो इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग. बेसिकली इसमें 3 फोर्स मेंशन किया हुआ है, उन तीनों फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे. वो वर्क डन कैसे निकालना है वो हमें समझना है, ठीक है. ये स्पीड अभी नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग बेसिकली वर्क डन निकालने का कोशिश करेंगे. तो देखो इसमें क्या है ना, देयर आर 4 फोर्सेज एक्टिंग. W जो कि mg है, और वो क्या है, तो वो है 4 न्यूटन, विच इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है. सेकेंड फोर्स इज F1 जो कि 20 न्यूटन है, ऑलवेज डायरेक्टेड एट P2. थर्ड फोर्स है F2 30 न्यूटन, ऑलवेज हॉरिजेंटल. एंड चौथा फोर्स है F3 इक्वल्स टू 15 माइनस 10s, ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है. और तुम लोगों के साथ मैंने केस ऑफ नो वर्क डन डिस्कस किया है क्या, कि कौन कौन से केस में वर्क डन नहीं होता है, ऐसा कुछ डिस्कस किया है? हाँ. नहीं किया है, ठीक है. चलो फिलहाल अभी हम लोग इस प्रॉब्लम पे फोकस करें. सो ये चारों फोर्स का अलग अलग वर्कआउट करते हैं. दिस इज द ट्रैक, 1/4 ट्रैक, 6 मीटर एंड 6 मीटर गिवन, P1 से P2. रिंग यहाँ से चल करके इस रास्ते P2 पे पहुँचता है. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? फर्स्ट वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू हाउ मच? टेल मी. Yes, anyone? Shantanu? सर 0. Work done by mg 0. Why? सर उस डायरेक्शन में नहीं है. What is the definition or fundamental rule of work done? Force into displacement along the direction of force. एक तो फॉर्मूला है FD cos थीटा, लेकिन इसी में हम लोगों ने ये भी निकाला है ना कि फोर्स के तरफ देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट के तरफ देखना है कि फोर्स कितना है. ये दोनों में से कोई एक काम करो और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को, राइट. सो अब उस हिसाब से देखो, फोर्स के तरफ मतलब mg किधर है ड्यूरिंग द प्रोसेस? mg वाज एक्टिंग डाउनवर्ड ना. ये देखो अलग अलग पोजीशन पे मैं mg को बना रहा हूँ. 24 न्यूटन है. ओके 24 न्यूटन. व्हाट इज द साइन? प्लस और माइनस? माइनस.
माइनस, ठीक है ना। देखो mg नीचे लग रहा है ना, तो हमें mg वाले लाइन पे डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो p1 से p2 पे जाने का मतलब कि x एक्सिस पे 6 मीटर चला है ये, और y एक्सिस पे ऊपर 6 मीटर चला। y एक्सिस पे ऊपर 6 मीटर चला है, राइट। तो हमें y एक्सिस पे बात करना है यहाँ पे। सो इट विल बी माइनस mg इंटू आर, माइनस mg इंटू आर। क्या ये सबको क्लियर है? माइनस Yes, sir. 24 न्यूटन, mg इज गिवन 4 एंड रेडियस इज गिवन, सॉरी जू न्यूटन नहीं होगा, जूल होगा यहाँ पे, माइनस 24 जूल, ठीक है। अभी आसान वाला पिक कर रहे हैं। उसी तरह से थर्ड वाला देखो, व्हाट इज वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F2। पहले तो आप F2 के बारे में सोचो कि वो है फोर्स किस तरह का। एनीवन रीड आउट दिस, F2 क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना। हॉरिजेंटली 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आई वांट टू नो इज दिस फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल? F2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्योंकि आपको पता है वेरिएबल आएगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। Constant. सो दिस इज कांस्टेंट। Constant. तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? फिगर देख 6 करके बताओ। meter, 6 meter. 6 मीटर। सो पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन? Positive. So Positive. very good. So it is positive work done. So it is 30 this is 30, क्या हो गया इसको, into 6, that is plus 180 न्यूटन, 80 जूल, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन टेंजेंशियल फर्स्ट, उसके बाद F1 पे बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ फोर्स F3। सो व्हाट इज बीइंग गिवन फॉर F3? 15 माइनस 10s, मतलब वेरिएबल फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज, एंड इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल का मतलब भी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। सो डायरेक्शन वाइज एंड मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर वेरिएबल। F3 इज वेरिएबल इन बोथ सेंस, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो डेफिनेटली वी नीड टू इंटीग्रेट, ठीक है। चलो यहाँ देख लेते हैं। So we are talking about F3. This is P1, P2. Now देखो क्या ऐसे है, F3 का डायरेक्शन यहाँ है, फिर F3 का डायरेक्शन यहाँ है, ऐसा है, ठीक है। अब बताओ मुझे वर्क डन कैसे निकालेंगे? और S क्या होता है? तो S होता है जितना डिस्टेंस कवर कर चुका है आर्क लेंथ पे, ऐसा है। F3 given is 15 minus 10s. So how to proceed? So will I take a small displacement in this case? Yes, no? हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेके वर्कआउट करना होगा, ठीक है। सो लेट्स से बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो इज इट डिस्प्लेसमेंट इजंट इट ऑन टेंजेंशियल लाइन? Yes. जैसे ये देखो रेड लाइन से मार्क किया मैंने, दिस इज DS। फिर दूसरा F3 जहाँ पे दूसरा वाला लिखा है वहाँ पे देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DS। सो यू विल सी दैट दिस रेड लाइन, this is the displacement and that is also along the tangent. So what is the angle between force F3 and DS at any instant? What is the angle between F3 and DS? So 0, no? 0 degrees. Very good. सबको ये सब बात समझना है, ठीक है ना। It is 0 degree.
सो कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे F3 इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। सो विल लीव इट लाइक दिस ऑनली, ठीक है ना। नाउ दिस इज 15 माइनस 10s ब्रैकेट डी एस व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? यस बोलना है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिमिट को डिफाइन करो। कहाँ से कहाँ तक? P1 से P2 तक चला तो S के ऊपर ध्यान दो। S है आर्क का लेंथ, सो आर्क का लेंथ कहाँ से कहाँ तक? 0 से जीरो से 2 पाई बाई 4 ना। ये लेंथ कितना है? पूरे आर्क का Yes, 1/4 पार्ट है क्या? Yes, sir. सो इट इज 0 to 2 पाई r बाई 4। स्टार्ट सॉल्विंग। सो इधर तो W लिखेंगे, 15 इंटू डी एस का इंटीग्रेशन माइनस 10 इंटू एस ऑफ डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 0 से पाई आर बाई 2, सो सॉल्व कर लेते हैं ना। ये 3 पाई आ रहा है क्या? 2 पाई इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज कमिंग 3 पाई, ठीक है। सो दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 0 to 3 पाई ऑल्सो। डी एस का इंटीग्रेशन बोलो। 0 से एस हो जाएगा सीधा सीधा 3 पाई, और एस का इंटीग्रेशन बोलो। दिस इज एस स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 3 पाई। बाकी लिमिट रखना आता है सभी को। सो 15 इंटू 3 पाई माइनस 0, 5 इंटू 3 पाई का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ऐसा। सो ऑन सॉल्विंग दिस 45 पाई माइनस 45 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसके आगे जो भी सॉल्व करना है वो आप कर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो तुम्हें ये समझना है कि किस तरह से हम लोगों ने, मतलब फोर्स को समझना ज़रूरी है। फोर्स को अगर समझोगे तभी आप इस तरह से वर्कआउट कर पाओगे, ठीक है। पहले तो फोर्स का फॉर्मूला देखो, उसके बाद फोर्स के तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है वो पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस केस में फोर्स के तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्ट वो उस पर वर्कआउट नहीं कर सकते थे, बिकॉज एवरी टाइम फोर्स इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, right? But yes, every time when the block is moving, force and displacement both are in same direction. This is also true in this case, right? और इसीलिए F3 का वर्क डन सीधा सीधा F3 इंटू डी एस लिखा और फिर इंटीग्रेट कर सके हम लोग। सो ये रहा उसका सॉल्यूशन। मतलब फाइनल सॉल्व करने पे -302.8 आएगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। लास्ट वन, ऑब्वियसली लास्ट वन मैंने कौन है F1 को मैंने चूज़ किया है लास्ट वन, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। चलो पहले तो F1 के बारे में बताओ क्या कह रहा है ये। F1 is always towards P2 and 20 Newton. I want to know whether this force is constant or variable. Sir, direction wise variable. Very good. And therefore you need to go for the integration, ठीक है। चाहे मैग्नीट्यूड वाइज हो चाहे डायरेक्शन वाइज हो, दोनों ही केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो जब P1 पे था तो ये रहा फोर्स लाइन, जब कोई और जगह पे पहुंच गया तो ये रहा फोर्स लाइन, किसी और जगह अगर होगा रिंग तो ये रहा फोर्स लाइन, ऑलवेज हेडिंग टुवर्ड्स P2। एक फिक्स पॉइंट के तरफ हमेशा ये फोर्स हेड कर रहा है, खुद का पोजीशन अलग अलग है, ठीक है।
तो ठीक है, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऊपर दे रखा है, ये सॉल्यूशन जो चिपकाया है ना यहाँ पे, तो ये देखो ये इंटीग्रेशन दे रखा है इसका, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू दिस, यू विल अंडरस्टैंड दिस। अभी खुद से लिखोगे और ये सॉल्यूशन को खुद से समझने का कोशिश करोगे कि इसमें क्या किया गया है, ठीक है। क्योंकि अब कम से कम इतना सेंस तुम लोग को डेवलप हो जाना चाहिए कि खुद से भी पढ़ के समझ सके कि ये क्या हो रहा है इसमें। सो आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट वर्जन, जो कि थोड़ा इससे आसान हो जाएगा, ऑल्टरनेट मेथड। माय पॉइंट इज़ कि ठीक है, इसने बोला कि हर पॉइंट पे जो फोर्स है ना F1, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2, P2, yeah, always directed towards P2. सो मुझे ये बताओ कि अगर इंस्टेड ऑफ कर्व पाथ, जो आर्क पाथ है उस पर चलने के, ये जो P1 P2 लाइन है, अगर उस पर ये रिंग चले, दिख रहा है ये सर्कल्स आ रहा है तुम लोगों के पास? Yes, sir. सो एट एवरी मोमेंट व्हाट विल यू से अबाउट F1? अगर P1 P2 लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा होता और F1 फोर्स इस पे लग रहा होता, सो व्हाट विल यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ F1? इज इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2? इज इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2? जब पार्टिकल P1 P2 पे चलता तो फोर्स F1 हमेशा P2 के तरफ ही हेड कर रहा था ना, Yes. ठीक है। सो और नेचर ऑफ फोर्स में मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट था, ठीक है ना। F1 था कितना? आई थिंक 20 न्यूटन था, ठीक है। 20 न्यूटन ऑलवेज हेडिंग टुवर्ड्स P2। तो करना ये है कि हमें P1 P2 पे सोच करके वर्कआउट कर देना है कि पार्टिकल एक्चुअली P1 से P2 लाइन पे ही चला है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस लेंथ? P1 P2 कितना है? ये है 6 मीटर और ये है 6 मीटर। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज P1 P2 लेंथ। 6√2. Sir, 6√2. 6√2. दिस इज 6√2। This is 6√2. So what is the work done? W1 equals to 20 into 6√2, and this is giving you 120√2 joule. This is my answer. Okay. Now you go in this case and you see this answer. 120√2 आ रहा है ना? Got it? तो हमने क्या किया है, एक्चुअल पाथ को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक दूसरे पाथ में, ठीक है। एज इफ द फोर्स विच हैज़ बीन गिवन दैट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2, द पाथ इज टेकन एज इफ द फोर्स इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2 ओनली, और पाथ स्ट्रेट भी हो गया है, ठीक है। सो Sir, पर इधर कांस्टेंट ही था ना? क्या कांस्टेंट था? इधर हम लोग ने फोर्स को कांस्टेंट वाइज लिया ना, मतलब हाँ, तो हम लोग ने फोर्स उसको वेरिएबल। वेरिएबल डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड वाइज नहीं था। हाँ, मैग्नीट्यूड तो वाइज मतलब ऐसा चलता है? ऐसा चलता नहीं। देखो, थंब रूल का मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें? कोई काम को किया तुमने, ठीक है, उसमें बहुत मेहनत लगा, बहुत एनर्जी लगा, बहुत टाइम लगा, ठीक है, एक रिजल्ट आया तुम्हारे पास, फिर थोड़ा और दिमाग लगाया कि अरे यार इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या, एंड सपोज यू हैव फाउंड सम ट्रिक, ठीक है, जिसको हम शायद ये भी कह सकते हैं कि लॉजिकली मे बी नॉट कनेक्टेड, बट वो कैसे आनी है, यहाँ लॉजिकली भी कनेक्ट हो रहा है। बट अगर कोई ट्रिक लगा लेते हो और कम एनर्जी कम टाइम में आप सॉल्व कर पाते हो, उसे आंसर बता सकते हो, तो हम कहेंगे कि ये थंब रूल बन गया हमारा, ठीक है। तो ऐसा होता है का मतलब इस पर्टिकुलर केस में ऐसा करने से आंसर आ जा रहा है। सो जो लॉन्ग कट मेथड है ना, उसे हम इस तरह से शॉर्टकट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सभी जगह पे
मतलब इस तरह का पॉइंट रहेगा तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन पीछे का जो केसेस था जैसे ये वाला, तो अब इसमें नहीं कर सकते आप, क्योंकि फोर्स जो था वो टेंजेंशियल था हमेशा, तो आपको टेंजेंट पे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ आ जाता है किसी और तरीके से तो वो चल सकता है, बट आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च ऑन दिस। ठीक है, इस वाले में तो ये पता लग गया था। ठीक है, सो इसलिए हम कर सकते हैं। चलो, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। उसी तरह का एक ट्रैक है, हाँ, और एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे थ्रेड लगा के यहाँ पुली लगा करके इधर से खींचना शुरू किया। तो ब्लॉक का पाथ जो है वो किधर है, तो वो सर्कुलर ट्रैक पे है। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम यू सी ब्लॉक विल अपीयर लाइक दिस, आफ्टर सम टाइम यू सी ब्लॉक विल अपीयर लाइक दिस, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि P1 से लेके P2 तक में ब्लॉक को अगर ले गए, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स कांस्टेंट है, तो जो फोर्स यहाँ लगा रहे हो आप वही स्ट्रिंग का टेंशन है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। ब्लॉक पे जो टेंशन आ रहा है ना, वो जो आप डायरेक्ट पकड़ के खींच रहे हो उसी से आ रहा है। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द पुली। क्या ये केस ऊपर वाला जो केस है उसके जैसा नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल है, एंड देयरफॉर यू कैन डू दिस। ठीक है ना, तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए, सीधा P1 से लेके P2 तक का लेंथ अगर पता हो जाए somehow, then we can say yes, this is the work done. ठीक है, and not only that, understand this, instead of this path, ठीक है, देखो मैथमेटिकली हर चीज़ को अभी एक्सप्लेन कर नहीं सकेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ सम पाथ लाइक दिस, एक ब्लॉक है जिसे इस तरह से रखा है, एंड द पाथ इज नॉट वेरी मच लाइक सर्कुलर ट्रैक, बट इट्स अ रैंडम ट्रैक। बट फिर से अगर देखा जाए तो कहीं पे भी ब्लॉक रहेगा, इज इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पुली? फोर्स जो लग रहा है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पुली फॉर एनी पोजिशन। सो इसमें हम कैसे वर्कआउट करेंगे? सो अगेन माई आंसर विल बी, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग कॉन्स्टेंट and is always directed towards one single point P2, therefore you should take initial position and final position to solve this। डायरेक्ट ये लाइन ले लेना है। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी भी है। आखिर वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, ये भी बात अगर समझो तो हो सकता है। ये फोर्स मुझे किसके अगेंस्ट में लगाना पड़ रहा है? इज इट mg? खुद से सोच के एक सेकेंड के लिए सोचो, mg फोर्स को हटा दो यहाँ से, mg नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। तो आप किसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हो? स्लोली मूव करना है, बिल्कुल ना के बराबर, तो किसी के अगेंस्ट में फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? सो एज आई सेड कि अगर mg के अगेंस्ट में ये फोर्स F2 आ रहा है या टेंशन आ रहा है, F आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये F भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होगा। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर कंजर्वेटिव नेचर? दैट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, है ना। चलो, तो ये कुछ पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में ना जितने तरह का फोर्स हो सकता है वो सब कवर अप हो चुका है कि कैसे वर्कआउट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, देयर आर सम केसेस ऑफ नो वर्क डन। मतलब हमें लगेगा कि वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन नहीं होता है उसमें। केस ऑफ नो वर्क डन। So when you are walking, you know that there is friction force acting on you, है ना। जब आप चल रहे होते हो तो आपके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? ग्राउंड की वजह से। Yes. My question is,
इज देयर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? मान लो ये पर्सन जो है यहाँ से डी डिस्टेंस चल दिया, ठीक है, अब वो यहाँ आ गया है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? जीरो, कैसे? बिकॉज फ्रिक्शन का ये ज्यादा देना थे देन तो मतलब वो लेग स्लिप नहीं होता ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। यस, ये डिस्कस किया है क्या मैंने? यस सर। किया है डिस्कस? हाँ Okay. सर, इसमें किया था आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ में, यस। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि यहाँ पे ना जो फोर्स लगता है वो फोर्स डिस्प्लेस भी होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होना चाहिए, इस बात को समझो। तो एक्चुअली फोर्स जहाँ लग रहा है ना वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, आपका फुट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है इस फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन इज जस्ट गिविंग यू अ सपोर्ट, फ्रिक्शन इज जस्ट गिविंग यू अ सपोर्ट टू नॉट स्लिप योर फुट। लेकिन आपका पीछे वाला लेग जो है ना वो आप खुद से उठा करके आगे रख रहे हो, इज इट? इट इज नॉट दैट फ्रिक्शन इज टेकिंग योर फुट फॉरवर्ड, वो बस मूव करने से, पीछे स्लिप करने से रोक रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ना फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है वो खुद नहीं मूव कर रहा है, समझने का कोशिश करो, ठीक है। इसलिए इसमें वर्क डन जो है फ्रिक्शन का नहीं है, ठीक है। तो फिर किसने वर्क किया? ये डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है। सो हु हैज डन द वर्क? सो आप कहेंगे कि मैन हिमसेल्फ, मैन हिमसेल्फ वर्कड ऑन, ठीक है। कैसे? तो जो वो फुट को, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यूज हो रहा है, यूजिंग इंटरनल एनर्जी। इस बात का क्या एविडेंस है हमारे पास कि फ्रिक्शन नहीं वर्क कर रहा है, रादर मैन अपना इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है? तो आप ये कह सकते हो क्या कि थोड़ी देर बाद जब ये आगे बढ़ता है, चल करके जाता है, तो थोड़ा थका महसूस करेगा, थोड़ा एग्जॉस्टेड महसूस करेगा, इज इट राइट? जैसे मान लो 2-3 किलोमीटर ये चल दिया तो थोड़ा तो एग्जॉस्टेड फील करेगा ना। सो व्हाट डज इट मीन्स कि उसने अपना इंटरनल एनर्जी को लूज किया है, राइट? सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के वजह से ये जो अपने पैर को उठा करके आगे रख रहा है, सो इसके मसल्स काम कर रहे हैं यहाँ पे खुद पे ही, ठीक है, जिसके वजह से ये अपने आप को आगे की ओर फॉरवर्ड पुश कर पा रहा है। फ्रिक्शन इज नॉट वर्किंग इन दिस केस, फ्रिक्शन इज जस्ट सपोर्टिंग नॉट टू स्लिप इट, ठीक है। सर टायर्स के केस में भी फ्रिक्शन वर्क नहीं करता ना? या टायर के केस में भी अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन नहीं वर्क करता है, ठीक है। इसका देखो एक्चुअली क्या है ना, ऐसे समझोगे कि वर्क डन की वजह से आप मानते हो पॉजिटिव वर्क डन है, इसमें वेलोसिटी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ये तो जानते हो सब लोग। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, नेगेटिव वर्क डन का मतलब काइनेटिक एनर्जी का घटना होता है ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इस मैन का। बताओ कि ये काइनेटिक एनर्जी कहीं से तो आया है, अब फ्रिक्शन नहीं ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, ये हम लोग कह रहे हैं। तो फिर कौन सा वो एनर्जी लॉस हुआ है जिसके वजह से बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आया है? सो इट इज द मस्कुलर एनर्जी, इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मैन विच कम्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो एनर्जी का तो कंजर्वेशन होना है, कहीं से आया होगा वो एनर्जी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है। एक था वर्क डन के वजह से, तो वर्क डन तो यहाँ पे फ्रिक्शन का नहीं है, ठीक है। देखो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ तो शायद बात ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, अगर वो चुपचाप खड़ा होता एक मैट पे, ठीक है, वो चल नहीं रहा है अभी और वो आराम से खड़ा है केवल, ठीक है, और मैट को पुल किया गया है एफ फोर्स लगा करके, मैट हैज फ्रिक्शन। तो बताओ मैन के ऊपर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? मैन जो उसके ऊपर है वो साथ साथ चल रहा है ना, मैट के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। सो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, मैट के ऊपर
मैन के वजह से फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लग रहा है, ये वैसे ही एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, वैसा ही केस है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये मैन यहाँ से शिफ्ट होकर के मैट के साथ साथ आगे आ गया डी डिस्टेंस। सो यू ऑब्जर्व द वर्क डन। डज दिस फोर्स फ्रिक्शन हैज डन दिस वर्क और मस्कुलर फोर्स ऑफ द मैन हैज वर्क डन ओवर हियर? किसने वर्क किया है? अच्छा चलो ऐसे पूछता हूँ, क्या मैन ने वर्क किया? Friction. वो तो चुपचाप खड़ा था, वो तो रेस्ट में खड़ा था। तो हैज द मैन डज एनी वर्क ऑन हिमसेल्फ? No. उसके मसल्स वगैरह में कोई स्ट्रेस वगैरह आ रहा था क्या? चलने का वो कोशिश कर रहा था क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वो आराम से बैठा हुआ था इसके ऊपर। सो देयर इज नो वर्क डन बाय मैन ऑन हिमसेल्फ इन दिस केस। सो हु हैज डन वर्क ऑन दिस इन दिस केस नाउ? वर्क तो हुआ है। तो आप देखो कि जहां पे फोर्स लग रहा था, क्या वो शिफ्ट किया? मतलब पैर जो जिस पे पैर पे लग रहा था ना फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या ये पैर को आगे की ओर शिफ्ट किया गया है? तो यस, बिल्कुल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, मैट के रिस्पेक्ट में नहीं शिफ्ट हुआ है, लेकिन फ्लोर से देखो तो इसका फुट जहाँ पे था वहाँ पे नहीं है, तो मैट ने इसे आगे खींच के ले गया है। ठीक है ना? सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज हियर बिकॉज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूविंग। ठीक है, इस केस में हम कहेंगे इसका दूसरा एविडेंस यही है कि जब वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा तो उसका अपना एनर्जी कुछ भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं से बाहर से इसके ऊपर वर्क डन हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन है? फुट, फुट पे लग रहा है। ठीक है, हैज मूव्ड, जबकि ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैज नॉट मूव्ड, हैज नॉट मूव्ड। ठीक है, सो इस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे, क्लाइंबिंग अप ऑन ए स्टेयर, सीढ़ी पे चढ़ना। ठीक है, और दूसरा है लिफ्ट से ऊपर जाना। एक है कि आप स्टेयर पे पैर रख करके और ऊपर मूव करते जा रहे हो और आप ए से बी पे पहुंच गए। दूसरा है कि आप लिफ्ट में बैठ गए और आप ऊपर बी पे पहुंच गए। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज इन केस वन, से दिस केस इज वन एंड केस टू मतलब लिफ्ट वाला केस। तो स्टेयर पे जब वो चढ़ के जा रहा था तो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है मैन के ऊपर? तो ऊपर की ओर यहाँ पे एन फोर्स लग रहा है, राइट? आप खुद सोचो, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रेस द फ्लोर डाउनवर्ड, स्टेयर को नीचे की ओर डाउन पुश करते हो और स्टेयर जो है वह आपको ऊपर की ओर फोर्स देता है एन। तो क्वेश्चन यही है कि क्या एन का वर्क डन है इन केस वन? तो आप देखेंगे कि जिस जगह पे फुट पे जो फोर्स लग रहा है, क्या वो फुट मूव कर रहा है इस एन के वजह से? No. जबकि दूसरे केस में साथ के साथ करते चलते हैं। लिफ्ट में भी मैन के फुट पे एन ऊपर लग रहा है लिफ्ट के वजह से। ठीक है, तो क्या ये फुट मतलब ये मैन ऊपर की ओर मूव कर रहा है? तो यस, लिफ्ट मूव कर रहा है तो ये फुट भी मूव कर रहा है। ठीक है, हमें ग्राउंड से देखना है। ठीक है, तो ग्राउंड से देखने पे सेकेंड केस में एन के वजह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट केस में एन लग तो रहा है लेकिन इसे अपना मस्कुलर फोर्स यूज करना पड़ रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, सो इन केस वन, इस केस में वर्क डन बाई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज 0, जबकि इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। अब इसका फिर से सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? तो जब ये बी पे पहुंच जाएगा तो केस वन में जो आया, जो सीढ़ी से चढ़ के आया, वो एग्जॉस्टेड फील करेगा अपने आप में बिल्कुल। ठीक है, लेकिन
जो लिफ्ट से निकल के आया वो बिल्कुल थका हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा वो। इसका मतलब लिफ्ट में उसने अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं किया है, राइट। लेकिन ये सीढ़ी पे चढ़ते समय अपने एनर्जी को वेस्ट करते जा रहा था, एग्जॉस्ट करते जा रहा था। समझ में आ गया बात यहाँ पे। फर्स्ट केस में जो वर्क डन हुआ है ना, वो मैन हैज़ डन वर्क ऑन हिमसेल्फ ओनली एंड हिज इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दिस पोटेंशियल एनर्जी। इन केस 2, दैट इज इन केस लिफ्ट, it is the lift who has done work on the man but not the man on himself, simple। ठीक है। तो कंक्लूजन यही निकाल के ला रहा हूं मैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, ये देखना जरूरी है। ठीक है। थर्ड केस, third case is ice slipping on floor। आइस बोलने का मतलब क्या होता है? स्मूथ सरफेस होना। ठीक है। सो माय पॉइंट इज दैट दिस इज अ आइस स्लैब जो v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। नाउ यू ट्राई टू स्टॉप दिस स्लैब बाय यूजिंग योर फिंगर लाइक दिस। आप इस स्लैब को यहां पे फोर्स लगा करके जोर से ऐसे प्रेस कर रहे हो। सो यू कैन सी द फोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिख रहा है सबको? कर सकते हैं ना ऐसा? सो when we apply this force, what will happen to V? You tell me first. Is it decreasing or not decreasing? Velocity पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं फर्क पड़ रहा है? Considering that this surface is smooth, perfectly smooth. No, sir, it won't make any difference. It will means. Sir, but if we press our hand very hard, then हाँ, even if you press it with very hardly और आप इस पे खड़े ही हो जाओ, ठीक है, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्स एक्सिस पे एक्चुअली कोई फोर्स नहीं आ रहा है। आइस के ऊपर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है। इट वॉज द रफ सरफेस अगर होता ना, तभी आपके फिंगर से फोर्स ट्रांसफ़र हो पाता स्लैब के ऊपर। ठीक है। बिकॉज ऑफ बीइंग स्मूथ, there is no force being transferred on the ice and therefore we do not change। तो अगर v चेंज नहीं कर रहा है तो क्या वर्क डन हुआ है? हम जानते हैं ना कि अगर v चेंज हो जाता मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो क्या वर्क डन हुआ है यहाँ पे? आंसर इज नो। ठीक है। सो समहाउ फिर से वही लॉजिक कनेक्ट हो रहा है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, उसके वजह से ये मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। मैं बस एक सिंपल सा कोई केस बताता हूँ तुम्हें इसी में, कि अगर ये रफ सरफेस होता ऊपर वाला और तब आप यहाँ से आप फोर्स करते इसे चलने के लिए, अभी ये रफ सरफेस है, सो यू विल एक्सेप्ट दैट बाय अप्लाइंग दिस फोर्स दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग ऑन लेफ्ट साइड। नीचे वाला सरफेस को स्मूथ लेंगे तब। इज इट राइट? तो आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से आपके फोर्स का एक इफेक्ट ब्लॉक पे ट्रांसफ़र हो पा रहा है। ठीक है। और तब जा कर के ये मूव कर पा रहा है। ठीक है। तो ध्यान देना कि जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है? जहाँ पे आप पुश कर रहे हो वो वाला पॉइंट भी मूव करते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, जिसके वजह से वर्क डन इसमें दिख रहा है। सो सेकेंड केस में वर्क डन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट केस में वर्क डन नहीं है। ठीक है।
तो मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन केवल मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है इससे ही नहीं समझना है. देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. सो दीज आर सम क्वेश्चन सम केसेस जिसमें आपको ये समझना है कि ये सब दिख रहा है कि फोर्स लग रहा है, बट दीज आर द केसेस ऑफ नो वर्क डन. इसमें वर्क डन नहीं हो पा रहा है. ठीक है. ऊपर का कोई भी केस देखो तो जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो बॉडी मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग वर्क डन कंसिडर कर रहे थे. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव इज पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लिया है. पोटेंशियल एनर्जी, सी you know there are lots of other energy also like light energy, sound energy, है ना, वाइब्रेशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी. बट ये सब एनर्जी के लिए डेडिकेटेड चैप्टर है. इस चैप्टर में हम केवल मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मशीन जिसमें हमें वर्क डन वगैरह मिलता है. ठीक है. थर्मल एनर्जी के बारे में बात करना है तो थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए. ठीक है. उसी तरह से लाइट के बारे में बात करना है सो फोटोमेट्री एंड ऑप्टिक्स है उसके लिए चैप्टर. तो सबके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है. अभी हम लोग केवल मैकेनिकल पार्ट पे बात करेंगे. ठीक है. सो देयर इज मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट इज दिस एनर्जी? एनर्जी associated with machine. What is machine? A device which can do some work. तो अगर उस मशीन में एनर्जी होगा तो वो वर्क करके देगा. इवन आवर बॉडी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ मशीन, राइट. हम लोग अपने बॉडी को भी मशीन के जैसे ही ट्रीट करेंगे क्योंकि हम भी वर्क करके देते हैं. ठीक है. सो देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड. व्हाट आर दोज? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? कोई बता सकता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी? सो कन्वेंशनली हम कहते हैं इट इज एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी और पोजीशन ऑफ द बॉडी. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. It is energy associated by virtue of configuration और लोकेशन. मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही है लोकेशन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बनावट से भी. बॉडी का क्या शेप है, वो स्पेस में किस जगह पे रखा हुआ है, इस तरह से. बट ये है ऑफ कोर्स जब हम mgh का बात करते हैं तो अर्थ सरफेस से कितने कितने हाइट पे है वही तो हम देख रहे हैं. मतलब लोकेशन या कॉन्फ़िगरेशन ही तो देख रहे हैं उसका. ठीक है. तो दिस इज़ ओके, बट दिस इज़ बाय एंड लार्ज डेफिनेशन. अब हम लोग इसमें थोड़ा डीप सेंस में बात करेंगे. एंड व्हाट इज दैट? सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सीधा. ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, पहले डेफिनेशन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय external agent
अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अभी तक में कंजर्वेटिव फोर्स तो जान चुके हो आप लोग, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अभी अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे mg ले लिया, तो एक्सटर्नल एजेंट उसमें कौन होगा? एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को तुम ए से बी पे ले जा रहे हो, तो इट इज़ यू हु इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स mg, राइट। तो मैंने बोला था ना कि जो फोर्स है वो किसके अगेंस्ट में लग रहा है, उससे डिसाइड होगा कि वो फोर्स कंजर्वेटिव बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट अबाउट टेंशन एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एम आई राइट और नॉट? बताओ, टेंशन कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। देखो होगा क्या कि जो टेंशन अपियर हुआ है वो किस वजह से अपियर हुआ है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ इट इज बिकॉज ऑफ mg, देन इन दैट केस यू विल से दैट टेंशन इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, ठीक है। इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ mg, if it is because of some friction suppose, then in that case the work done by friction tension will not be taken as conservative, it should be non conservative, ठीक है। सर कैसे, मतलब एक जैसे एग्जांपल दो ना देखो, फ्रिक्शन का। देखो ना, मतलब सी दिस इज अ रफ सरफेस और तुम ना एक थ्रेड से खींच रहे हो। आप जो फोर्स करोगे वो एक थ्रेड के थ्रू पुल कर रहे हो ब्लॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन टी आ रहा है, ठीक है, वो कितना वर्क करेगा? तो अगर हम इसे एक्सेलरेट नहीं होने दे रहे हैं तो पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखो हम पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं अभी, ये बात ध्यान रखना, सिंपल वर्क डन का बात नहीं कर रहे हैं। तो जब पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं तो बॉडी को स्पीड अप नहीं होने देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है वो समझो, अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट अ फोर्स, ठीक है। अगर कोई अगेंस्ट में फोर्स नहीं है तो फिर दूसरे तरफ से मुझे अभी फोर्स डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं होता। तो अगर एक रफ सरफेस पे मुझे पुल करना है तो आपको तो पता है कि कम से कम एफ मैक्स के बराबर फोर्स लगाना ही पड़ेगा ब्लॉक को अगर मूव करना है तो, ठीक है। सो टी किसके अगेंस्ट में है? टी फ्रिक्शन के अगेंस्ट में है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? सो इट इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द टेंशन? नाउ इट विल आल्सो बी नॉन कंजर्वेटिव। जैसे आप इसे ए से स्ट्रिंग से पुल करके बी पे ले गए और वापस बी से फिर घुमा करके ए पे ले आए, तो क्या आपको भी मूव करना पड़ेगा? मतलब ब्लॉक में जो टेंशन का डायरेक्शन वो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बी से ए के तरफ लाना होगा तो फोर्स नीड टू बी अप्लाइड ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड। नाउ मीन्स टेंशन विल एक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, अर्लियर द टेंशन वॉज एक्टिंग ऑन द राइट साइड। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्चुअली डायरेक्शन चेंज की वजह से नॉन कंजर्वेटिव बना है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होता है अपना, बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है लेकिन फोर्स अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। तो काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करता है। आई एम जस्ट टेकिंग वन, आई एम जस्ट साइटिंग वन एग्जाम्पल कि दिस कुड बी द केस, ठीक है। एनीवे माय पॉइंट इज दिस कि यस एक एक्सटर्नल एजेंट होगा यहाँ पे जो ब्लॉक को ए से बी पे उठा के ले जाएगा। किसके अगेंस्ट में ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है? तो mg के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय mg करके देखते हैं। पहले इसे जो लिखा है वर्ड्स में उसे हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख लें। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज डेल्टा पी या डेल्टा यू से भी इंडिकेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट सेज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स को शॉर्ट में क्या से दिखाना है तुम्हें? सी एफ से दिखाना है या सिंपली सी से भी दिखा सकते हो, ठीक है, सिंपली सी से दिखा दो। ओके, अभी वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे कि एफ
डॉट डी आर इंटीग्रेशन होता है विथ माइनस साइन, तो यस इट इज, ठीक है। और डेल्टा पी बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट किसके अगेंस्ट में होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में होता है। सो ये है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। जिसे अब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख दूं मैं, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डी यू मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ टोटल अगर मुझे चाहिए, देन इन दैट केस आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड, ऊपर जो लिखा है, ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और बात समझना है यहाँ पे, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द फोर्स। अभी फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है फोर्स में, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना है, तो यहाँ से हम ये बात लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर, एफ सी बराबर माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर। ये डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यू नो दैट, ठीक है। तो इस पर मैं बात करूँगा आगे कि कैसे हम लोग सॉल्विंग करते हैं, बट फिलहाल आप इतना मान सकते हो ना कि डी आर को हम डी यू के नीचे ले जा सकते हैं, तो फोर्स यहीं छूट जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इस बात को वैलिडेट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास पहले से वो यूज़ करने वाले हैं और इसके साथ फिट करेंगे पहले समझने के लिए। सो अ ब्लॉक इज मूव फ्रॉम ए टू बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज टेकन एज जीरो, ठीक है। ये अज्यूम्ड है, एक्चुअली नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक एच हाइट ऊपर चला गया, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बताओ। mgh, तो आप कहते हो एम जी एच, प्लस और माइनस, प्लस एम जी एच या माइनस एम जी एच, plus प्लस एमजीएच ना, मान लो, यस प्लस, मान लो कि हमने यहाँ पे एक टनल बना दिया है अर्थ सरफेस पे, और एक ब्लॉक ले लेते हैं सी, मतलब इसी ब्लॉक को हम नीचे लेकर के चले गए एच हाइट, एच डेप्थ नीचे लेके चले गए, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट सी, minus mgh, सो यू शेड इट इज माइनस एम जी एच, यस इट इज, क्योंकि ए पे जो भी एनर्जी होगा सी पे उससे कम ही होना है, सो इट हैज़ टू गो ऑन द नेगेटिव साइड ऑल्सो, ठीक है। सो सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस एम जी एच, बी पे एनर्जी जो है वो है प्लस एम जी एच। अब वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो जब हम ऊपर ले जा रहे थे, देखो जब पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेते हैं अभी, तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना से बस ए से बी पे जाके आराम से बैठ जाए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, यह हमें ध्यान रखना है। सो व्हेन इट इज मूविंग अप, व्हाट इज द फोर्स डाउनवर्ड एक्टिंग, सो इट वाज एम जी एक्टिंग। mg acting downward and displacement was on upside। अच्छा, ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एफ एक्सटर्नल, ठीक है।
And how much is F external? How much is F external? So we take it approximately mg. ठीक है, उसे लिख लेते हैं क्या F external is slightly yes. How much is F external? So F external is equals to mg, right? Approximately equals to mg. Why so? Because we are discussing potential energy. So in this case, I don't want the kinetic energy to be induced in the body. ठीक है ना? पहले जितना भी स्पीड था, मतलब रेस्ट में था, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी, तो बी पे भी जीरो ही रहना चाहिए काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब बात करते हैं वर्क डन बाय mg. चलो फिगर देख करके बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? h हाइट है, फोर्स है mg. यस, इज इट माइनस mgh? क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, mg डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है. ठीक है. ऑल्सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? इज इट प्लस mgh? आ रहा है समझ में? बताओ. अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पे. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो बाय डेफिनेशन इट इज रिटन एज नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन. सो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? mg है. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नाउ? माइनस ऑफ minus mgh, which is giving you plus mgh, and this is what you have said also. वैसे ही अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन से जाऊं, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. सो दिस इज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिल करके प्लस mgh आ जा रहा है. तो दोनों मेथड से एक ही पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है. ठीक है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला. ओजस कुलकर्णी. Yes, sir. What is the definition of potential energy? Sir, potential energy is the energy caused due to position. अब वो पुराना डेफिनेशन हो गया बच्चा. What is the new definition? In terms of work done बताइए. Positive work done by conservative. Negative, sorry. हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है ना? मैं तो बता दिया, मैं अपने माइंड में क्लियर हूँ, बट ऑल ऑफ यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड ऑल्सो. देखो, सबसे पहले ओजस, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगा? No, sir. यस, नहीं होगा. आई एम आस्किंग लाइक कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, तो क्या कोई भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होता? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? No. नहीं होता. ठीक है ना? तो
पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का होना जरूरी है. सम एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो स्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स. इस तरह से हम लोग लेते हैं. ठीक है, चलो. एंड पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट किसके अगेंस्ट में वर्क करेगा? तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा. ठीक है, सो बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट. अच्छा देखो, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया तुम लोग को mgh, तो ग्रेविटेशन में जब जाएंगे, यू हैव अ चैप्टर ग्रेविटेशन, तो वहाँ पे स्मॉल g का डेफिनेशन होता है कैपिटल G इंटू एम अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो m जो होता है वो मास ऑफ अर्थ है और R जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ है. मास ऑफ अर्थ है और R जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है होता है. ये दोनों डेटा पता है हमें, इसलिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 9.8 आता है. ठीक है, तो ये वाला टर्म अभी तक हिडन है G के अंदर. यहाँ पे G सीधा सीधा हम लोग mgh यूज़ कर लेते हैं, राइट. बट थोड़ा सा और यूज़ भी यही करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, तो यही यूज़ करेंगे जब तक ग्रेविटेशन तक नहीं पहुँचते हैं. ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का वो डिफरेंट जो कैपिटल G के फॉर्म में, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा अभी. ठीक है, और वो समझ में आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. लेकिन उससे पहले स्प्रिंग फोर्स पे बात करते हैं. अच्छा, एक और पॉइंट पहले डिस्कस कर लूँ. मुझे ये बताओ, एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, ये बात हम कैसे समझेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट सम एक्सपेरिमेंट्स, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, टू अंडरस्टैंड whether the body has a potential energy or not. So, when you release body, and if it move, this implies that it has potential energy and move in direction where potential energy decrease. If it do not move, if it does not move, imply that no potential energy. See, एक बॉडी को आप छोड़ो, ठीक है, फ्री कर दो, अपने फोर्स से आप फ्री कर दो, एंड यू सी द बिहेवियर ऑफ द बॉडी, इज इट मूविंग और नॉट. इफ इट इज नॉट मूविंग, तो आप कहेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ठीक है, और अगर वो बॉडी चलने लगे खुद ब खुद, तो आप कहेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है. और पोटेंशियल एनर्जी और बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है. ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है, एग्जाम्पल खुद ही बताओ. अर्थ सरफेस पे एक स्टोन को छोड़ा मैंने, क्या वो स्टोन चलेगा? यस नो? चलेगा ना? किधर चलेगा? नीचे की ओर जाएगा. नीचे की ओर. तो आप बताओ मुझे, 1 2 3, नीचे की ओर जैसे जैसे जा रहा है
क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है? जैसे 1 से 2 पे, 2 से 3 पे आया, वो नीचे जा रहा है बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे पहला चीज़ कि तुमने अपने फोर्स से रिलीज किया इसे, यही लिखा है ना, व्हेन यू रिलीज द बॉडी। तो आप पहले रिलीज करो बॉडी को और देखो कि बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा है। देर वुड बी सम अदर फोर्सेज, आई एम नॉट सेइंग दैट कि देर इज नो फोर्स एट ऑल, बट आप एक्सटर्नल फोर्स से रिलीज करो उसे, ठीक है। सो व्हेन यू लीव दिस स्टोन इट विल मूव। सो पहला चीज़ निकल के आ गया, क्योंकि ये मूव कर रहा है सो इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बताता हूँ कि अगर नहीं होता तो, अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा तो कैसे होगा, वो बात भी बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये, मूव इन डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, तो नीचे जा रहा है। सो क्वाइट एविडेंट है ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है नीचे जाने पे, ठीक है। सो बॉडी हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात करता हूँ कि ये ग्रेविटी फ्री फील्ड है, ग्रेविटेशन था ही नहीं, ठीक है। सो अब उस स्टोन को आप थ्रो करो, छोड़ दो। इफ़ यू रिलीज दिस स्टोन इन अ ग्रेविटी फ्री फील्ड, will this stone move or not? Again saying gravity free field, and if you leave this stone, will it move or not? The answer is no, it will not move anywhere, and therefore it does not have potential energy at all. So potential energy होने के लिए conservative force का होना जरूरी है। Of course I am talking in context of mg here only, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी फोर्सेज हो सकते हैं कंजर्वेटिव, उस पर भी बात कर लेंगे। बट क्या यही बात क्लियर हो चुका है तुम लोगों को कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली जज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक ना, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, ना स्ट्रेच है ना कंप्रेशन है। बताओ फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ब्लॉक पे? आई सेड स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, हाउ मच इज द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक? व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला? सर 0। Yes, 0. There is no force at all, right? So if you leave this block, will the block move anywhere under the spring force? The answer is no, because No, spring sir. force is also not applying any force. लेकिन अगर तुमने ब्लॉक को राइट साइड यहाँ पे रेड कलर से मैंने शो किया, ब्लॉक को आया आपके स्क्रीन पे न्यू पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, आ गया आपके स्क्रीन पे? यस सर। यस। सो सबसे पहले तो सवाल यही है कि वो पहुंचा कैसे, ओ से ए पे कैसे पहुंचा, जादू से या किसी ने वर्क किया इसके ऊपर? लिटरली समवन इज हियर हु इज अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, एम आई राइट और नॉट, टू पुल द ब्लॉक फ्रॉम ओ टू ए, and against whom this external force is acting, external agent is acting? Yes, answer me, against whom this external force is acting? स्प्रिंग फोर्स। Spring force. What is the direction of spring force? So it is left direction, लेफ्ट साइड। ठीक है ना? ओके। सो जब तक हम खींचते आ रहे थे ना, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा था। कैसे ये बात पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा था? तो आप ए पे ब्लॉक को छोड़ दो और जरा चेक करो ब्लॉक चलता है या नहीं चलता है। टेल मी, व्हेन यू लीव द ब्लॉक एट ए, ब्लॉक विल move on the left direction, right? So when the block move on the left direction, पहला चीज तो निकल आया कि यस ए पोजीशन पे जब था तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, लेफ्ट साइड अगर मूव कर रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज और डिक्रीज? What is happening to the potential energy? Increase or decrease? डिक्रीज। It will Increase. decrease, ठीक है ना? So again ये चीज निकल कर के आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज हो रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ,
यू नो गैस बलून, जिसमें ये बास्केट लगा रहता है, इसमें कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। सो ये गैस बलून किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और ये गैस बलून जो है वो ऊपर जा रहा है। माई क्वेश्चन इज देयर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस गैस बलून? यस, नो? Yes. ओके, व्हाट इज हैपनिंग टू? यस, पोटेंशियल एनर्जी तो है इसके अंदर, क्योंकि हम एक्सटर्नल एजेंट से फ्री कर देंगे तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज गोइंग अप? इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? When it is going up, what is happening to potential energy? Increase or decrease? Increase. Potential energy is increasing. Why? Increase. Sir, So because potential energy depends on height. Potential energy depends on height. और बाकी जो केसेस है इसमें तो बात यही चल रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जिधर बॉडी मूव करेगा उधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। बॉडी का अपना टेंडेंसी क्या है? खुद से तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट ही होता है जो बॉडी के अंदर एनर्जी फील करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी दे पाता है। लेकिन बॉडी खुद से क्या चाहता है? तो बॉडी नेचर में खुद से चाहता है कि वो उस डायरेक्शन में जाए, उस डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे। सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग ओवर हियर, ठीक है। सो इसका मतलब ये जरूर हो गया है कि it is not mg which is working here, right? It is not mg which is working over here. So which force is working over here? Why the gas balloon goes up? What is the factor important for this? आप ये जानते हो ना कि जो अंदर में गैस होता है उसका डेंसिटी कम होता है बाहर के एयर से। It is the buoyant force because of which this balloon is going up. Am I right or not? Tell me. Is it because of mg it is going up? No. गैस बलून का mg तो नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे buoyant force रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। एक प्लास्टिक बॉल ले लो, लाइक टीटी बॉल होता है ना, येलो वाला, ठीक है। उस टीटी बॉल को आप पानी में डिप कर दो, ठीक है। सो पहले तो टीटी बॉल आपके हाथ में था, एंड नाउ यू फोर्स दिस टीटी बॉल इनटू द वाटर अप टू सम हाइट, लेट्स से 1 मीटर, अप टू सम डेप्थ, लेट्स से 1 मीटर। तो 1 मीटर अंदर ले जाकर के तुमने उस टीटी बॉल को छोड़ा। यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू द बॉल? It will pop up. यस बोलो, यस बोलो। It will come up. इट विल कम अप, जिसे आप कहते हो कि ये फ्लोट करके वापस सरफेस पे आ जाएगा। तो जहां पे छोड़ा, अगर मैं उसे पोजीशन ए बोल रहा हूं, आई वांट टू नो इज देयर एनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस बॉल एट ए? Yes. यस, एंड दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ओनली, राइट। यहाँ पे बाइंड फोर्स के वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। ए से ये खुद चल के ऊपर आ रहा है। अच्छा, ए से चल के बी पे आया बॉल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? आई मीन टू आस्क कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, ए पे या बी पे? ए पे। ए पे ज्यादा है, ठीक है। तो आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ऊपर जा रहा है। पर सर वो नेट ही होगा ना, नेट पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू आर कंसीडरिंग ओनली पोटेंशियल एनर्जी टू ग्रेविटी, ट्रू ट्रू ट्रू, देन बी पे। ट्रू। सो तो फाइनली जो हो रहा है उसके ऊपर बात करोगे ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेट फोर्स के वजह से डिसाइड होगा, राइट। फाइनली जो भी हो रहा है उस पे नेट फोर्स वीक हो चुका है, मतलब नीचे का फोर्स वीक है, ऊपर का फोर्स स्ट्रांग है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो वट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। बट फिर इसमें मैं बात करूंगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है, मतलब इंपॉर्टेंस मुझे किसको देना चाहिए।
My simple question was, Point. what is happening? My simple question was, when gas balloon going up, what is happening to potential energy? So you cannot say कि potential energy increase कर रहा है because of mgh. आप बोलेंगे कि हाँ केवल mgh के वजह से अगर हम बात करेंगे तो potential energy decrease हो रहा है, but overall इसका potential energy तो decrease ही हो रहा है. ठीक है, केवल mgh का बात करेंगे तो potential energy increase हो रहा है, लेकिन overall इस body का, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यही हम बोलेंगे. ठीक है, और जो ऊपर केस है गैस बलून का, वो नीचे वाटर में बॉल को छोड़ने वाला जो केस है उसके ही जैसा है. ठीक है, अब सवाल ये उठता है, इनफैक्ट यू बी तो जीरो ही है. कैसे पता लगा यू बी जीरो है? क्योंकि वहाँ पे जरा भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. रहता तो चलता ना, तो सरफेस पे आकर के तो बॉल रेस्ट में आ जाता. यू नो दैट, राइट? सो देयर इज एब्सोल्युटली नो एनर्जी इन दिस बॉल, पोटेंशियल एनर्जी इन दिस बॉल. पहला चीज़ तो ये है. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब ए पे बॉल ले गए थे तो वेयर इज दिस पोटेंशियल एनर्जी केम फ्रॉम? आई नीड टू नो. एनर्जी आया ना कहीं में, बी पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था. ए पे ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी आया है. सो इट इज ड्यू टू बायंट फोर्स. इट इज माई वर्क. यस, इट इज बायंट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना. ठीक है ना, इट इज माई वर्क विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने तो यही सीखा भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. तो आप खुद सोचो ना, जब आप बॉल को नीचे पुश कर रहे थे तो आपका फोर्स किधर था? नीचे ही था ना. तो नीचे की ओर पुश कर रहे हो, नीचे ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. सो योर वर्क डन इज पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल. डन. ठीक है, किसके अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे थे? तो बायंट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे. आपको आगे चल करके पता लगेगा जब फ्लूइड डिस्कस करेंगे. तो बायंट फोर्स इज अनदर फॉर्म ऑफ mg ओनली. ठीक है, बायंट फोर्स इज अनदर फॉर्म ऑफ mg ओनली. अगर ग्रेविटी फ्री कर दूं इस सिस्टम को तो फिर बायंट फोर्स भी गायब हो जाएगा. एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? एनीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ बायंट फोर्स? 8, 9, 10th में कहीं तो पढ़ना होता है बायंट फोर्स. अच्छा, बायंट फोर्स इतना तो आपको पता है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट की वजह से आता है. जो लिक्विड हम डिस्प्लेस, जो बॉडी गया वाटर में, तो वो एक जगह ऑक्यूपाई कर ले रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है. उस जगह का लिक्विड हट गया है वहाँ से. अब ये जो लिक्विड हटा है ना, वो चाहता है कि वो अपनी जगह पे वापस आ जाए. उस चक्कर में बॉल को ऊपर की ओर फोर्स कर रहा है वो. मतलब किसी के घर में ये बॉल पहुँच गया है और घर वाले उस बॉल को बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं. एंड दिस इज योर बायंट फोर्स, राइट? तो क्या डिस्कशन हमारा चल रहा था? चल रहा था कि विजुअली हम कैसे समझेंगे कि एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है. कंक्लूजन यही निकला है कि वी विल रिलीज फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स एंड देन वी विल सी इफ इट इज मूविंग और नॉट मूविंग. ठीक है, उससे हमें ये पता लग जाएगा. एंड आई गेव यू 3-4 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेशन में आई विल बी टॉकिंग ऑन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड other form of potential energy and all. ठीक है, so we are completing this session now. Okay guys? ना सर, बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g. So density into